हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गांधी इरविन पैक्ट। लास्ट क्लास में भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, लेकिन ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि कब हुआ था ये। तो ये हुआ था 1931 में, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अब। तेज बहादुर सप्रू को गांधी जी और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता का जिम्मा जो है वो सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? गांधी जी और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता करने का जिम्मा तेज बहादुर सप्रू को। गांधी इरविन पैक्ट ड्राफ्ट बनाने के लिए हरबर्ट इमर्सन को नियुक्त किया गया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट बनकर तैयार हुआ था। याद रखिएगा, 5 मार्च 1931। इसके अंतर्गत कौन कौन से मांगे हुए थे? देखिए, लिखा है कि कांग्रेस ने अपनी ओर से सविनय अवज्ञा को स्थगित करने, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, पुलिस ज्यादतियों की मांग मतलब पुलिस ज्यादतियों की जांच की मांग नहीं करने को स्वीकार कर लिया था अंग्रेजों ने अपनी ओर से। याद रखिएगा, मतलब अंग्रेज ये बात मान गए थे कि वो बेसिकली क्या करेंगे, कांग्रेस जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर लेगी तो अंग्रेज अपनी ओर से क्या करेंगे बताइए? पुलिस ज्यादतियों की जांच की मांग को स्वीकार वो लोग नहीं कर रहे थे, अंग्रेज लोग। फिर उसके पश्चात देखिए, सभी अध्यादेश वापस लेने, हिंसा के अभियोग के कैदियों को छोड़कर बाकी कैदियों की रिहाई, ताड़ी शराब की दुकान पर धरना प्रदर्शन और समुद्री क्षेत्र से सुनिश्चित दूरी पर रहने वाले लोगों को नमक बनाने की छूट, सत्याग्रहियों की जब्त जायदाद की वापसी, अगर वो तीसरे पक्ष को बेच न दी गई हो तो क्या किया गया, उसका वायदा किया गया कि कहीं ना कहीं जो जमीन है सत्याग्रहियों की वह उन्हें जल्द से जल्द क्या कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। फिर देखिए, लिखा है सरोजनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को महात्मा कहा है। क्या कहा है? महात्मा। याद रखिएगा, एलन जॉनसन कैंपबेल ने इसे संतावना पुरस्कार कहा है। फिर देखिए, सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि इस समय गांधी जी अपनी सत्ता के चरम पर थे। इस समझौते से नाराज जवाहरलाल नेहरू ने कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था, ठीक है, कराची अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, तैयार किया, जिसमें कि मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव रखे गए थे, जैसे कि मौलिक अधिकारों में अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आधारित चुनाव होना चाहिए। ऐसी बातें कराची अधिवेशन में उठाई गई थी। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को उठाया गया था किसमें? तो याद रखिएगा, कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता 1931 में किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। याद रखिएगा। आगे देखिए, लिखा है सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि से हटकर कानून के समक्ष समानता, सभी धर्मों के प्रति तटस्थता, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा इत्यादि, आर्थिक कार्यक्रमों में लगान, मालगुजारी में कटौती इत्यादि। फिर है अलाभकारी जोतों को लगान से मुक्ति, सूदखोरी पर नियंत्रण। फिर है किसानों को कर्जों में राहत। फिर है मजदूरों को सुरक्षा, काम के घंटे निर्धारित किए गए उस टाइम पे। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, कराची में कांग्रेस ने ये परिभाषित किया कि आम जनता के लिए स्वराज का क्या अर्थ होना चाहिए। हालांकि कराची कांग्रेस पूरे आंदोलन की कुछ मौलिक दुर्बलताओं का संकेत भी थे। इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखिए, गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड अब अल्पसंख्यक समिति के चेयरमैन की हैसियत से उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपनी ओर से 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिनमें कि मुसलमानों, सिखों, दलितों, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व एवं एंग्लो इंडियंस, व्यापारी इत्यादि समुदायों को अलग अलग सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है वो प्रदान कर दी थी। फिर देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि गांधी जी दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दिए जाने के विरोध में थे। उन्होंने इस फैसले का विरोध करते हुए अनशन प्रारंभ कर दिया था। दलितों को अंग्रेजों ने अगले 20 वर्षों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में अलग अलग 71 सीटें प्रदान कर दी गई थी। मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी, तेज बहादुर सप्रू, MC राजा के प्रयत्नों से गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था। हालांकि इस समझौते पर हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। इसमें दलितों के लिए प्रांतों में कितने स्थान पर? 71 स्थान पर 148 सीटें कर दी गई थी। यानी कि 71 के स्थान पर कितना सीट बढ़ाकर कर दिया गया था? 148। केंद्र में उन्हें 18% रिजर्वेशन दिया गया। ये जो व्यवस्था है वो 5-5 वर्षों के अंतराल पर नेक्स्ट 10 ईयर के लिए दी गई थी। गांधी जी सविनय अवज्ञा को छुआछूत उन्मूलन की ओर
मोड़ने में सफल रहे थे। याद रखिएगा कि गांधी जी जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को छुआछूत उन्मूलन की ओर मोड़ने में सफल रहे थे। उन्होंने घनश्याम दास बिरला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ यानी कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग का भी गठन किया था। याद रखिएगा, यह किसने गठित किया था? गांधी जी ने। फिर देखिए लिखा, और पूरे देश में दलित उत्थान की यात्राएं जो है वो प्रारंभ की गई। गांधी जी का विरोध भी हुआ था उस टाइम पे, उन्हें मारने का प्रयास भी किया गया था, फिर भी गांधी जी अपने मुद्दे पर डटे रहे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और इसी बीच अंग्रेज तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर दिसंबर 1932 कर चुके थे, जिसमें न तो कांग्रेस ने भाग लिया था और न ही इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के लिए एक संघ बनाने का निर्णय लिया गया। ये संघ तभी अस्तित्व में आता जबकि आधे से अधिक देसी रियासतें इसकी पक्ष में अपनी सहमति दे देते। ये यहाँ तक की स्टोरी थी। देखिए, सहमति किन दो चीजों में चाहिए था कि मुसलमानों को केंद्र में 33% का आरक्षण मिलना चाहिए। उड़ीसा और सिंध दो नए राज्य बनाए जाने की घोषणा हुई। अब देखिए 1935 का अधिनियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। याद रखिएगा कि इस अधिनियम की पृष्ठभूमि साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन की बहसें, ब्रिटिश सरकार का श्वेत पत्र 1933 में लॉर्ड लिथगो की, ये लिन है, ठीक है, लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त प्रवर समिति यानी सेलेक्ट कमेटी का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट कब आई थी? 1934 में आई थी। के आधार पर ही 1935 का अधिनियम लाया गया था। यानी बहुत सी पृष्ठभूमि पहले ही तैयार हो जाती है जब भी कुछ होता है तो इसकी भी क्या थी? 1935 का अधिनियम के लिए भी जो पृष्ठभूमि है, सोचिए ये साइमन कमीशन 1927 से तैयार हो रहा था, लेकिन तब जाके कहां से ये हुआ? 1935 में। आगे देखिए, इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने की योजना की। फिर देखिए लिखा है कि संघ तभी अस्तित्व में आता जब आधे से अधिक रियासतें इसका अनुमोदन कर देती, किंतु 1947 तक ऐसा हो नहीं पाया था। द्वैत शासन प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया था। गवर्नर का वीटो प्रत्येक विषय पर रखा गया था। आगे देखिए, गवर्नर जनरल को रक्षा, विदेश, संचार, जनजातीय मामले, धार्मिक मामले दिए गए थे, जिस पर उसे उसी के द्वारा मनोनीत और उसके प्रति उत्तरदायी 3 कार्यकारी पार्षदों की सहायता से कानून बनाना था। शेष विषयों पर कानून निर्वाचित मंडल बनाते। देखिए पहला क्या हो जाएगा? संघीय विधान मंडल, राज्यसभा और संघीय सभा में बांट दिया गया। फिर देखिए लिखा है, राज्यसभा का चुनाव प्रत्यक्ष और संघीय सभा का अप्रत्यक्ष होता। इसमें लिखा है कि देशी रियासतों को 40% स्थान राज्यसभा में और 33% स्थान संघीय सभा में प्रदान किए गए थे। विषयों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। वो 3 भाग कौन कौन से थे? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और आप लोगों को पता होगा संघीय सूची जो था उसके अंतर्गत बेसिकली संघ के विषय रखे जाते थे जो बड़े मामले होते थे। राज्य सूची के अंतर्गत छोटे मामले जो कि राज्य के अंतर्गत आते उसे रखा गया था, और संवर्ती सूची के अंतर्गत वह मामले जिस पर दोनों ही कानून बना सकते थे। आगे देखिए क्या लिखा है, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। आप लोगों को पता होना चाहिए अवशिष्ट शक्तियां जो है वो 1935 में गवर्नर जनरल को दी गई थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में क्या बात की गई थी कि अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान करना है? केंद्र को। और जिन्ना रिपोर्ट में क्या था? जिन्ना रिपोर्ट में था कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो प्रांतों को प्रदान करना है। फिर देखिए प्रांत को स्थानीय स्वशासन प्रदान कर दिया गया था, किंतु यहाँ भी गवर्नर और गवर्नर की वीटो शक्ति रखी गई थी। लेकिन अभी भी गवर्नर को विशेष उत्तरदायित्व हासिल था, उसे कई प्रकार के संरक्षण भी मिले हुए थे, अर्थात नियंत्रण की जो भावना है वो समाप्त नहीं की गई थी। इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए लिखा है प्रांत को, यहाँ लिखा है प्रांतों को स्थानीय स्वशासन क्या कर दिया गया था? प्रदान कर दिया गया था। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर यहाँ देखिए विधानमंडलों का जो आकार है वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग था, जैसे कि मद्रास, बंबई, बंगाल, यूपी, बिहार, असम में द्विसदनीय व्यवस्था रखी गई थी, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि विधान परिषद में कुछ मनोनीत सदस्य भी होते थे। संवैधानिक मामलों में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी जो कि 10 अक्टूबर 1937 को अस्तित्व में आया था। फिर देखिए एक्ट की धारा 309 के द्वारा संविधान में संशोधन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश संसद के द्वारा ही हो सकता था। फिर देखिए भारतीय विधानमंडल संशोधन के विषय में केवल प्रस्ताव जो है वो
प्रस्तुत कर सकता था। आगे देखिए लिखा एक्ट की धारा 93 में कहा गया था कि संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाता है तो प्रांत का गवर्नर शासन अपने हाथ में ले लेगा अथवा आंतरिक अव्यवस्था या अशांति की स्थिति में संघीय विधानमंडल को प्रांतीय विधानमंडल पर कानून बनाने का जो है वो एक अधिकार मिल जाता था। प्रांतीय गवर्नर 6 महीने तक प्रभावी रहने वाला अध्यादेश भी जारी कर सकता था। और आप लोगों को पता है कि वर्तमान में अध्यादेश कौन जारी करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। आगे देखिए हिंदू मुसलमान सिख और भारतीय ईसाई यूरोपियन एंग्लो इंडियन के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र उस टाइम पे बनाए गए थे 1935 के एक्ट के द्वारा। और इस अधिनियम की आलोचना करते हुए नेहरू ने इसे अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी, जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत करने योग्य बताया। किसे? 1935 के एक्ट को याद रखिएगा। 1935 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी यूपीएससी और सीजीपीसीएस वगैरह में पूछा भी जाता है। तो एक बार इसको एकदम अच्छे से मतलब पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं इसको स्टैंडर्ड सोर्स से भी पढ़ाऊंगी अभी आगे, लेकिन ये आपका फाइनल रिवीजन चल रहा है क्योंकि आपको तो आंसर राइटिंग करना है, तो उसके लिए इतना पर्याप्त है। आगे देखिए लिखा है परसिवल स्पीयर के अनुसार 1935 के बाद एक संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय पर हावी हो जाने का एक ऐसा माहौल बन गया जिसने आगे चलकर देश के विभाजन को अनिवार्य बना दिया। अब हम लोग देखिए 1937 का चुनाव पढ़ेंगे। वर्ष 1937 के चुनाव के लिए जवाहरलाल नेहरू सहमत ही नहीं थे। जन इसे शक्ति का प्रदर्शन मान रहे थे और उन्हीं के शब्दों में यह दिखा देना चाहते थे कि जनता का असली प्रतिनिधित्व वे ही करते हैं। कांग्रेस ने 714 सीटों पर जीत हासिल की और 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत, बंबई में मामूली से बहुमत से कम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में असम में कांग्रेस के सबसे बड़े दल के रूप में कुल 9 प्रांतों में सरकारें बनी थी। नेहरू बोस और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सत्ता भागीदारी के विरुद्ध थे। कांग्रेस जनों का प्रांतीयकरण न हो जाने के लिए आजाद, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक समिति भी उस टाइम पे बनाई गई थी। देखिए आगे क्या होता है कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी के कहने पर कांग्रेस जनों ने अपना वेतन जो है वो 500 रुपए प्रति माह कर दिया था। कुछ सुधारात्मक कार्य भी अपनाए गए, जैसे कि बंबई की जांच में कपड़ा जांच समिति गठित की गई थी उस टाइम पे, और इसमें कर्मचारी की नियुक्ति और बीमा व्यवस्था की देखभाल भी थी। बंगाल की फजउल सरकार ने लगान बढ़ोतरी को भी नियंत्रित किया था। मद्रास की सरकार ने हरिजनों के प्रवेश मंदिर प्रवेश के जो नियम है वो भी बनाए थे। फिर संयुक्त प्रांत के कृषकों के भूमि जोतने के पुश्तैनी अधिकारों को भी स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन ये सब ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। फिर लिखा है कि उल्टे बंबई की सरकार ने 1938 के बॉम्बे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के माध्यम से मजदूरों के हड़तालों को जो अधिकार था, मजदूर का जो हड़ताल का अधिकार था, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। आगे देखिए सीआईडी विभाग कांग्रेसियों के बीच लगा दिया गया। मद्रास की सी राजगोपालाचारी सरकार कांग्रेसियों को राजद्रोह के लिए जेल में डाल रही थी। उसके द्वारा हिंदी लागू किए जाने पर भी विरोध हुआ था। कांग्रेस शासित प्रांतों में वंदे मातरम का गायन जो है वो सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया। किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर कांग्रेस ये कहकर बच निकली कि आजादी मिलने पर ये मांगे पूरी कर दी जाएंगी। गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस में फैली हुई भ्रष्टाचार से मैं इतना ज्यादा ऊब चुका हूं कि समूचे कांग्रेस पार्टी का दाह संस्कार करना जो है वो बेहतर समझता हूं। आगे देखिए 3 सितंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने पर अंग्रेजों ने भारत को भी युद्ध में शामिल कर दिया था। इस प्रश्न पर अक्टूबर 1939 कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफे दे दिए। दिसंबर 1939 में जिन्ना ने इस प्रश्न पर मुक्ति दिवस मनाया था और कांग्रेसी अत्याचारों से मुक्ति मिल गई थी। डॉक्टर अंबेडकर भी उसमें शामिल हुए थे। यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए लिखा है 1937 से 39 के दौरान के घटनाक्रमों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय एकता की अपनी निर्धारित कार्यसूची को बलपूर्वक आगे बढ़ने की योग्यता को बड़ी मात्रा तक कमजोर बना दिया गया था। इस पर क्या करना है? आपको टिप्पणी करनी है। एक बार उसको लिखकर देख लीजिएगा, नहीं बनेगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हालांकि आप लोग पूछते नहीं है, लगता है आप लोग सारा आंसर जो है वो लिख लेते हैं। आगे देखिए मुस्लिम लीग का इन चुनावों में प्रदर्शन जो है वो बहुत ज्यादा क्या था? दयनीय था। उसे मुसलमानों के लिए आरक्षित 492 सीटों में से 109 प्राप्त हुई थी। मुस्लिम लीग ने अपना जो है वो जनाधार बढ़ाने के लिए कांग्रेसी प्रांतों ने मुस्लिमों पर क्या किया था? अत्याचार किया था। इसमें लिखा पीरपुर रिपोर्ट और बिहार शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। कांग्रेस ने इसके विरोध में
सादुल्ला खां रिपोर्ट को समर्थन दिया था। लीग ने कांग्रेस पर हिंदू संस्था होने का आरोप लगाया था। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती थी। लिखा है कि जिन्ना ने सिकंदर हयात खान से यूनियनिस्ट समझौता कर लिया था, जिसमें कि लीग का जो कार्यकर्ता था वो यूनियनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता था और यूनियनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता लीग का कार्यकर्ता था, ऐसा आरोप लगाया गया था। आगे देखिए क्या होता है। 23 मार्च 1940 को लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो जिन्ना सिकंदर हयात खां का तैयार किया प्रस्ताव, जिसे कि खलीक उद जमा ने समर्थन भी दिया था। इसमें लिखा है कि फज्ल उल हक ने संशोधित किया था इसे। पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से इसे जाना जाता है। यद्यपि इसमें स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का नाम नहीं था, फिर भी इसे किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत कर रही हूँ और इतने अच्छे कंटेंट ला रही हूँ, लेकिन आप लोग मेरे वीडियोस को शेयर भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? मुझे थोड़ा सा एडमायर करना चाहिए, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले कि मैं और अच्छे क्लास ले सकूँ। देखिए, आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है और मेरे घर पे एसी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फ़ैन और कूलर ये सब कुछ ऑफ करके फिर आपके लिए क्लास लेती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। देखिए आगे क्या लिखा है। देखिए आगे लिखा है कि इलाहाबाद में इकबाल ने पाकिस्तान का जो नाम है वो संबोधित किया था। किसने? इकबाल ने। वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। कब? 1940 में, याद रखिएगा, जिसमें भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स, संविधान सभा, युद्ध के लिए परामर्शदात्री संस्था, पहली बार इस योजना में भारतीयों के लिए स्वाधीनता शब्द का जो है वो इस्तेमाल किया गया था अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, अगस्त प्रस्ताव से लीग और कांग्रेस दोनों असहमत थे। इसमें यह भी कहा गया था कि अल्पसंख्यकों के बिना कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होगा। गांधी जी ने इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था। गांधीवादी आंदोलन में ये सबसे कमजोर आंदोलन था। इसमें युद्ध विरोधी भाषण देते हुए दिल्ली की ओर बढ़ना था जब तक गिरफ्तारी न हो जाए। अंग्रेजों ने अपनी ओर से क्रिप्स मिशन क्या कर दिया था? रवाना किया था। यानी आप लोगों को पता होगा कि अगस्त प्रस्ताव के पश्चात ही क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया था। हालांकि ये सफल नहीं हुआ था, इसीलिए फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था इसके विरोध में। देखिए लिखा है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स नेहरू के दोस्त थे। इन्हें अमेरिकी दबाव पर रवाना किया गया था। 22 मार्च 1942 को ये दिल्ली पहुंचे। 29 मार्च 1942 को भारतीय नेताओं से मीटिंग के बाद इन्होंने अपना प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था। क्रिप्स मिशन के अनुसार भारत एक संघ के रूप में विकसित किया जाएगा। किस रूप में विकसित किया जाएगा भारत? बताइए। एक संघ के रूप में। याद रखिएगा, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे कौन सा युद्ध होने वाला था? द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था। तो इन्होंने क्या बोला कि जब युद्ध हो जाएगा तो उसके पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेट्स का जो दर्जा है वो प्रदान कर दिया जाएगा। उसके पश्चात देखिए, भारत की संविधान सभा गठित होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। फिर देखिए, संविधान सभा के लिए प्रांतीय विधायकों से निर्वाचक मंडल भी बनाए जाएंगे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संविधान सभा का चुनाव किया जाएगा। निर्वाचक मंडल का 10वां भाग जो है वो संविधान सभा के लिए रखा जाएगा। उसके पश्चात था कि देशी रियासतें जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि अपनी भेजेंगे। आगे देखिए, यदि कोई प्रांत इसे स्वीकार नहीं करना चाहेगा तो यह छूट होगी कि वह अपनी पहली स्थिति में बना रहे। अंग्रेजों से उसके संबंध जो है वो पहले जैसे रहेंगे। ये सभी बातें जो है वो क्रिप्स मिशन में कही गई थी। देखिए, ये बेसिकली असफल रही थी। तो उसके पश्चात क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आप लोगों को पता है कब हुआ था? 1942 में हुआ था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या था कि क्रिप्स के प्रस्ताव से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही असंतुष्ट थे। कांग्रेस का कहना था कि इसमें युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट्स देने को कहा गया था, लेकिन ये पोस्ट डेटेड चेक है। ये डेटेड लिखा है, ठीक है, डेटेड पोस्ट डेटेड चेक है, जिसे डूबने वाला बैंक दे रहा है। यानी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा ही। फिर है, गांधी जी प्रांतों की स्वायत्तता को पाकिस्तान निर्माण के लिए लीग को निमंत्रण के रूप में देख रहे थे। उनका कहना था कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में हमें पत्थर मिला है। अंग्रेजी जाति केवल शक्ति की भाषा ही समझती है। ये बात गांधी जी ने कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। उसके बाद देखिए, इस प्रस्ताव में लीग
इस कारण से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की कोई चर्चा नहीं की गई थी। क्रिप्स प्रस्तावों से मोहभंग होने पर गांधी जी ने आंदोलन का मन बना लिया था, किंतु आजाद, लोहिया और नेहरू इस बात के विरोध में थे। गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस अगर आंदोलन स्वीकार नहीं करेगी तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू कर दूंगा। आगे लिखा है, गांधी जी इस समय अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक जंग की शुरुआत कर रहे थे। वे एक अजीब गरीब किंतु आक्रामक मन स्थिति में थे। उनका कहना था कि अंग्रेज भारत को ईश्वर के भरोसे छोड़कर चले गए। गांधी जी के समर्थन में वल्लभ भाई पटेल, अच्युत प्रवर्धन, राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता थे। 8 अगस्त 1939 में बम्बई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था। याद रखिएगा, बम्बई के ग्वालियर टैंक में लिखा, इस प्रस्ताव में कहा गया था कि समिति स्वाधीनता को भारत का जन्मसिद्ध अधिकार मानती है और इसको प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर अहिंसात्मक जन आंदोलन को मंजूरी प्रदान करती है। देखिए यहाँ पर लिखा है, अगर कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो जाएं तो स्वाधीनता की इच्छा रखने वाला प्रत्येक भारतीय अपना मार्गदर्शक खुद बने। केवल जेल जाने से काम नहीं बनेगा। करो या मरो का नारा जो है वो इस टाइम पे दिया गया गांधी जी के द्वारा। अगर इसके लिए आम हड़तालों का सहारा भी लेना पड़े तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने बोला था। याद रखिएगा, यहाँ 2 प्रश्न है, इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। इस टाइम पे याद रखिएगा, कांग्रेस के जो सभी बड़े नेता हैं उनको क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें कि गांधी जी, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, बम्बई के आगा खा पैलेस में इन लोगों को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। कार्य समिति के बाकी सदस्य अहमदनगर फोर्ट जेल में बंद कर दिए गए थे। और उस टाइम पे क्या हो रहा था ना, जैसे कि मान लीजिए बहुत सी स्थिति कैसी हो गई थी, विस्फोटक हो गई थी। कभी रेलवे के पटरियों को उखाड़ा जा रहा था, टेलीफोन की लाइनें काटी जा रही थी, सार्वजनिक भवनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, मजदूरों के हड़ताल रोकने के कार्यक्रम अपनाए जा रहे थे। लिखा है कि इस समय कम्युनिस्ट जो है वो अंग्रेज के समर्थक हो गए थे, क्योंकि हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया था और रूस जो है वो ब्रिटेन के गठबंधन में आ गया था। कम्युनिस्टों ने सुभाष चंद्र बोस को जयचंद कहा। इसमें लिखा है कि उन्होंने भाषाई आधार पर भारत में अलग अलग राष्ट्रीयताओं का समर्थन किया और सबकी आजादी की बात कही। कम्युनिस्ट नेताओं में केवल एम.एन. रॉय ने इस आंदोलन का जो है वो समर्थन किया था। बहुत से स्थानों पर समानांतर सरकारें गठित कर ली गई थी। समानांतर सरकारें जो है वो जनता की असंतुष्टि की अभिव्यक्ति और गांधीवादी प्रेरणा का परिणाम, जो करो या मरो अथवा अंग्रेजों भारत छोड़ो से क्या हो रही थी? प्रभावित हो रही थी। याद रखिएगा, ये जो थी वो स्वतः स्फूर्त जन क्रांति की भांति थी। ऐसी पहली सरकार जो है वो बलिया में चित्तू पांडे की बनी थी। बंगाल में तामलुक में जातीय सरकार सतीश सामंत के नेतृत्व में बनी थी। इस सरकार ने अपना एक क्रांतिकारी संगठन भी बना लिया था, जिसे विद्युत वाहिनी कहते थे। इसमें महिलाएं भी शामिल थी, उनकी भगिनी सेना भी बनी थी। ऐसी ही सरकार लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में भी गठित की गई थी। लोगों ने नमक और धान के गोदामों को लूटा था। उनका कहना था कि गांधी राज आ गया है। इसी दौरान उड़ीसा में एक तूफान आया था और 50% फसलें क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। याद रखिएगा कि 1942 के आंदोलन को वायसराय लिनलिथगो ने क्या बोला? 1857 के बाद का सबसे गंभीर आंदोलन कहा था। याद रखिएगा इसको। याद रखिएगा, ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को शहरों में मजदूरों और विद्यार्थियों ने लोकप्रिय बनाया था। विद्यालय में छात्र छात्राओं ने आंदोलन में नेतृत्व देने के लिए पैम्पलेट पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने अवैध प्रिंटिंग प्रेस छात्रावास में आग भी लगा दी थी। अंग्रेज सरकार जो थे वो गांधी जी पर दबाव बना रहे थे कि वे आंदोलन की हिंसक निंदा करें। गांधी जी अंग्रेज सरकार के खिलाफ 21 दिन अनशन पर बैठ गए थे। वायसराय की कार्यकारिणी से 3 सदस्य होमी मोदी, एम.एस. अर्ने और नील रंजन सरकार ने इस्तीफा भी दे दिया था। अंग्रेजों का कहना था कि जब तक गांधी जी आंदोलन वापस नहीं लेते हैं और ब्रिटेन को सहयोग नहीं देते हैं, तब तक नीति में कोई और परिवर्तन नहीं आएगा। आगे देखिए, लिखा भारत छोड़ो के प्रति विभिन्न दलों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तीनों ने ही पत्र लिखकर अपने अपने अनुयायियों से दूर रहने को कहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लीग में मिलकर मिलीजुली सरकार बना ली थी। तेज बहादुर सप्रू ने इसे असामयिक कहा था। किसे? 1942 के विद्रोह को। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का कहना था कि अपना बदला चुकाने के लिए भारत अपने ही देश को धूरी राष्ट्रों के हाथों क्या कर रहा है? बेच रहा है। ऐसा 1942 के
जो आंदोलन है उसके पश्चात ऐसा बोला गया था, जिसे कि भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, उसके बाद ऐसा कहा गया था। फिर देखिए दक्षिण में CR राजगोपालाचारी ने भारत छोड़ो का विरोध भी किया था। डॉक्टर अंबेडकर भी इसके विरोध में थे। उनके अनुसार कांग्रेस के माध्यम से उच्च वर्ण के लोग सरकार पर नियंत्रण बना देंगे और उन्हें दलितों के शोषण का और एक मौका मिल जाएगा, ऐसा भीमराव अंबेडकर का कहना था। उसके पश्चात देखिए क्या लिखा है, 5 मई 1944 को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर देने के ये लोग क्या कर दिए गए, जेल से रिहा कर दिए गए थे। इसी बीच में C राजगोपालाचारी ने जनमत संग्रह के आधार पर बंटवारे का समर्थन किया था, किंतु ये डोमिनियन स्टेट के बाद ही होना था। लॉर्ड वेवेल ने देश के सभी प्रांतों के गवर्नरों से मंत्रणा कर दी थी। आगे क्या लिखा है, जुलाई 1945 में लेबर पार्टी जो है वो सत्ता में आ गई थी। एटली उसके प्रधानमंत्री बने थे। एटली का जो रुख है वो भारत के प्रति कैसा था, बहुत नरम था। आगे क्या लिखा है, लॉर्ड वेवेल भारत में वर्तमान राजनीति समस्या का समाधान निकालने के लिए बहुत चिंतित थे। एटली का जो दल है वो भले ही भारत की स्वतंत्रता का समर्थक था, किंतु उनके विदेश मंत्री अर्नेस्ट वेबिन साम्राज्यवादी मानसिकता के थे, जबकि उनके वित्त मंत्री ह्यूज डॉल्टन लघु इंग्लैंड का विचार रखते थे और वे अपने उपनिवेशों को मुक्ति देना चाहते थे। इन्हीं परिस्थितियों में क्या हुई, वेवेल योजना जो है वो प्रस्तुत हुई। आप लोगों को पता होगा वेवेल योजना 1944 में हुई थी। देखिए INA मुकदमा जो है ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।